हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। उम्मीद आशा आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और एकदम नहीं कहते हैं, एकदम एकदम मस्त वाला होंगे। तो भैया आ जाओ फटाफट, सभी सब साथी आ जाओ। राम 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 राम, राधे राधे। आ जाओ बाबू, आ जाओ बाबू, आ जाओ बाबू। देखो क्या कह रहे हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल, जी हाँ, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 आरंभ है। प्रचंड जीके जीएस के शानदार क्वेश्चंस। पोस्टमार्टम क्लास नंबर 12, पोस्टमार्टम क्लास नंबर 12 मेरे प्यारे दोस्त। और आज हम जानेंगे कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के एग्जाम में शानदार शानदार तरीके से पूछे जा सकते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल। स्वागत है सभी प्यारे साथियों का। आ जाइए। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 और सभी प्यारे साथियों के लिए, सभी प्यारे दोस्तों के लिए जी के भाई राघव सर। बिल्कुल पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, मौज करते रहिए, मस्त रहिए। बिल्कुल प्यारे साथी, बहुत बहुत नमस्कार है। बिहारी 350, क्या बात है। जय जय श्री राम भैया, नमस्ते, नमस्कार, राम 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 राम। सभी को नमस्कार है। अंजलि, पूजा, सूरज, राहुल, कुंदन, अमन, उपेंद्र, ज्योति, साक्षी, गुंजन, सुधीर, अमित, राहुल, एसएससी एग्जाम्स भी हैं, बहुत बहुत नमस्कार है। भारती, पूजा और नवाब कोई भी हैं, बहुत बढ़िया। रवि भैया भी हैं, क्या बात है। रवि भैया आपकी बात कह दी है, परेशान नहीं होइए, हो जाएगा। अंशु जी भी हैं, अनिकेत भी हैं, अंचल भी हैं, रितु भी हैं, राकेश भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त। कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है कि उसके लिए कोशिश की जाए। तो कामयाबी का सिर्फ इंतजार क्यों करना जी। कामयाबी पाने के लिए आपको कठोर मेहनत करनी है, कठोर परिश्रम करना है और जबरदस्त तरीके से सेशन में जुड़ना है। आइए करने वाले हैं एमसीक्यू, जीके जीएस के शानदार एमसीक्यू, जिसमें संपूर्ण जीके जीएस की का बात होगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सबके ऊपर हम करेंगे वॉर। आ जाइए। आज का पहला प्रश्न आप सभी प्यारे बच्चों की स्क्रीन पर है। आइए फटाफट से आ जाइए। कह रहा है गूगल, जी हां, गूगल किस भारतीय शहर में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर्स खोलेगा। पुणे में खोलेगा, सूरत में खोलेगा, अहमदाबाद में खोलेगा, या खोलेगा कहां पर, जल्दी से बता दो पूर्णिमा, कहां खोलेगा। गांधीनगर में। गूगल अपने सेंटर्स ओपन कर रहा है, फिनटेक सेंटर्स हैं, तो कहां ऑपरेशन सेंटर ओपन कर रहा है, तो याद रखिएगा गांधीनगर गुजरात में। कहां पर, गांधीनगर गुजरात में ओपन करेगा, गिफ्ट सिटी के अंदर। किसके अंदर भैया, गिफ्ट सिटी के अंदर ओपन करेगा। देखिए अमेरिका स्थित टेक दिग्गज गूगल गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी में अपनी वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र को खोलने के लिए तैयार है। तो कहां पर, गांधीनगर। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिया है, बहुत ही प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने राही, जबरदस्त आंसर देते हुए और जबरदस्त क्लास करते हुए। आइए कह रहा हाल ही में किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का, G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। जापान में, कनाडा में, जर्मनी में या असम में। अब सिंपल सी बात है, असम क्या हो गया जी, असम क्या हो गया, जल्दी से बता दो। तो असम तो भारत का राज्य है, जल्दी से बताओ हाँ या ना। कहां किया जाएगा, तो आप कहोगे जर्मनी में G7 2022 हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। कहां हुआ था भैया, G7 2022। तो आप कहोगे G7 2022 जो हुआ है वो कहां हुआ है, जर्मनी में हुआ है। कहां हुआ है, जर्मनी में हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। मात्र 19% लोगों का आंसर सही है, बाकी सभी का आंसर गलत है। तो भैया 19% लोग ही मात्र सही आंसर दे पाए हैं कि जर्मनी में हुआ था। कह रहा है एनआई पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसे एनएनपी से जोड़ा जाता है। लो जी, कल एक सवाल हमने आपको बताया था ऐसा ही कि एनआई पर, एनआई का मतलब क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय पर पहुंचने के लिए एनएनपी से क्या घटाया जाता है। कल ये सवाल पूछा था। आज पूछा है क्या जोड़ा जाता है। कल ये सवाल मैंने आपको बताया था। इनडायरेक्ट टैक्स, पूंजी खपत भत्ता, सब्सिडी और ब्याज, क्या जोड़ा जाता है बताओ जल्दी से।
क्या जोड़ा जाता है आपको बताना है, याद रखिएगा। अगर आपको नेशनल इनकम पर पहुंचना है तो जोड़ी जाती है क्या, सब्सिडी, जोड़ी जाती है सब्सिडी, और घटाया क्या जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स, घटाया क्या जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। 60% लोगों का आंसर आया है सही, बाकी लोगों का आंसर गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। ठीक है, मगरमच्छ भैया आंसर कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट कह रहा है निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। यह सवाल मुझे लगता है कल हमने पूछा था आपसे। निर्णायक मत कौन दे सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष। जब लोकसभा किसी बिल पर, जब लोकसभा किसी बिल पर, जैसे अभी एक बिल आया है दिल्ली सेवा बिल, कौन सा बिल आया है, दिल्ली सर्विस बिल आया है ये, ठीक है, दिल्ली सर्विस बिल आया है, कल आया था, तो लोकसभा में ये क्या हो गया, पास हो गया। अब राज्यसभा गया है तो राज्यसभा में भी पास हो ही जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। मान लीजिए इस बिल पर, सपोज करिए इस बिल के ऊपर लोकसभा आधे आधे में बढ़ जाती, 50% 50% में, ऐसी स्थिति में क्या होता कि जो लोकसभा स्पीकर है वो मतदान करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होगा वो मतदान करेगा, और इसी के वोट को क्या कहते हैं, बोलो, निर्णायक वोट कहते हैं या कास्टिंग वोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्टिंग वोट कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। 68% लोगों का आंसर सही आया है, बाकी लोगों के आंसर गलत हैं, तो भाई मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर सही करने की कोशिश करें, राइट। चलो, राष्ट्रपति को कहां बताया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 61 में। उपराष्ट्रपति को कहां बताया गया है, 63 से लेकर के 70 में, और प्रधानमंत्री को बताया गया है आर्टिकल 75A में। नेक्स्ट आओ, कह रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद में मान लीजिए कोई सत्र चल रहा है, तो है ना, कोई भी सत्र चल रहा है, उसके बीच की जो अवधि है, 2 सत्रों के बीच की अवधि है, जो जैसे एक सत्र आज हुआ तो एक सत्र मैक्सिमम कितनी, दूसरा सत्र जो है वो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड में होना चाहिए, 3 माह, 6 माह, 9 माह और 1 महीने, कितने में होना चाहिए, जल्दी से बता दो। इस सवाल का आंसर मुझे आशा है कि सब बता देंगे, 6 माह के भीतर। और ये संसद में ही नहीं है, संसद में तो मान लो है ही है, संसद में ही नहीं का मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, संसद का मतलब तो यही है। ये राज्यों की, जो स्टेट की हमारे विधानसभा है और विधान परिषद है, उस पर भी लागू होता है, सेम बिल्कुल लागू होता है। क्या, जल्दी से बताओ, विधानसभा और विधान परिषद पर भी लागू होता है कि 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखें, ठीक है। 85% लोगों ने आंसर सही दिया है। आज तो बिल्कुल एकदम झमझमा रहे हो भैया, क्या चक्कर है। चलो फिर ये सवाल करके दिखाओ। नाबार्ड एक है, व्हाट इज नाबार्ड, नाबार्ड क्या है, विकास बैंक है, वित्तीय संस्थान है, बीमा निगम है और केंद्र सरकार का विभाग है। नाबार्ड, जल्दी से बोलो, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कब स्थापित हुई थी, तो आप कहोगे 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। कब की गई थी, 6th 5 ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान में की गई थी। कब की गई थी, 6th 5 ईयर प्लान में। क्या है ये एक डेवलपमेंट बैंक है, विकास बैंक है। क्या है इसका मुख्यालय, तो आप क्या कहोगे, इसका मुख्यालय क्या है, तो आप कहोगे इसका मुख्यालय बॉम्बे में है। कहां पर है, बॉम्बे में है, इस बात को याद रखिएगा। 48% लोगों का आंसर सही आया है, तो ठीक है, स्थिति अच्छी है, बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी और कोशिश करनी है, इस बात को याद रखिएगा। थोड़ी सी और कोशिश करनी है, इस बात को ध्यान रखें। आ जाइए आगे। विकास बैंक कौन से बैंक होते हैं, एक ऐसे बैंक जो जनता के साथ में बैंकिंग नहीं करते हैं, उन्हें विकास बैंक कहा जाता है।
भारत सरकार राजस्व के अपने सबसे बड़े स्रोत से प्राप्त करती है। जो भारत सरकार है उसको सबसे बड़ा राजस्व कहां से आता है, सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आता है? डायरेक्ट टैक्स से, कस्टम से, डेफिसिट फाइनेंसिंग से या जीएसटी से? भारत सरकार को सबसे ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में कहां से प्राप्त होता है, आपको बताना है। जल्दी से बताओ, भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स के लिए जो पैसा प्राप्त होता है वो किस स्थान से होता है? आप सभी बच्चों को बता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को याद रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट सवाल आप सोच भी नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फटाफट से बोलो जितने प्यारे दोस्त हैं, क्या जीएसटी से आता है या कुछ और हिस्सा है जहां से आता है? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो बबुआ, एकदम झमझम झमझम करते हुए। कैसे बताइयो, जल्दी से बताओ, बिल्कुल झमझम करते हुए बताना, ठीक है? याद रहेगा कि नहीं? फटाफट से बता दो। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बिल्कुल जबरदस्त। तो जीएसटी से कितने परसेंट का है, बता सकते हो? कितने परसेंट आता है जीएसटी से? बोलो भाई, कितने परसेंट जीएसटी से आता है? फटाफट से बता दो। मैं आपको एग्जैक्ट एक फिगर बता देता हूं कि कितना कहां से आता है। जीएसटी से सबसे ज्यादा आता है, ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कितने परसेंट का है ये आपको बताना है। तो जीएसटी से वर्तमान में हाल फिलहाल में जो इस बार आया है वो आया है टोटल 17%। अगर 100% टैक्स, मान लो 100 रुपए अगर आ रहा है सरकार को टैक्स, तो उसमें 17 रुपए जीएसटी से आ रहा है। किससे आ रहा है? 17 रुपए जीएसटी से आ रहा है। दूसरे नंबर पर जो है वो है तुम्हारा इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। दूसरे नंबर पर कौन है? इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। कहोगे क्यों, कॉरपोरेशन और इनकम एक साथ हैं क्या? नहीं मेरे दोस्त, कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों बराबर हैं। ये 15% आ रहे हैं, मतलब 15% इनकम टैक्स आता है और 15% कॉरपोरेशन टैक्स आता है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे कम कहां से आ रहा है? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से सबसे कम आता है। कितना आता है? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से मात्र 2% पैसा सरकार को प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? मात्र 2%। तो सबसे कम नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट और सबसे ज्यादा जीएसटी। ठीक है, याद रहेगा ना, सबसे ज्यादा जीएसटी। नेक्स्ट आओ, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। लोकसभा के चुनाव में सर एग्जिट कर दें पोल, क्या हो गया? पोल से क्या दिक्कत है यार, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त। पता तो चलता है कम से कम तुमने कितना किया। बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। देखो लोकसभा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? लोकसभा की बात कर रहा है, याद रखिएगा, लोकसभा की बात कर रहा है। ठीक है, लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। अधिकतम आयु कुछ भी हो सकती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, 35 वर्ष किसकी आयु है? राष्ट्रपति बनने की, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, राज्य का राज्यपाल, गवर्नर, ये बनने की आयु होती है। राज्यसभा में अगर सदस्य बनना है तो मिनिमम आयु आपकी, राज्यसभा में अगर सदस्य बनना है तो मिनिमम आयु आपकी कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कुछ भी हो सकती है। 77% लोगों का आंसर सही है, बाकी लोगों ने आंसर गलत दिया है। तो कोशिश करो एक बार अच्छे से आंसर करने का सभी प्यारे बच्चे। 21 वर्ष किसकी आयु होती है? कहां बन सकते हो आप? पंचायत में सदस्य बनने की आयु है, और नगर निकाय, जो आपकी नगर निगम है, नगर पालिका है, इन स्थानों पर आप बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की एक नई संशोधित श्रृंखला के तहत डेटा प्रदान करता है जिसमें आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। देखो बात को समझो, आधार वर्ष क्या होता है ये बात तुम्हें बताना, थोड़ा सा तुम्हें बताना शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूं। आधार वर्ष क्या है? देखो होता क्या है, कोई भी वस्तु है उसका एक अपना स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है जब मार्केट में आती है। ठीक है, तो कहा जाता है कि बेस ईयर क्या है, बेस ईयर क्या है,
बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब ही होता है आधार वर्ष, ठीक है, क्या होता है, आधार वर्ष। क्लियर बात। ये काम करता है किस आधार पर, WPI और CPI के आधार पर, WPI और CPI। इसके साथ साथ में IIP पर भी काम करता है। WPI को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो यहां पर जो बेस ईयर होता है वो ऐसा ईयर लिया जाता है जिसमें किसी वस्तु के दाम बहुत हाई ना हो और ना ही बहुत लो हो। मतलब ना बहुत हाई हो ना लो हो, तो कैसे होने चाहिए, औसत होने चाहिए। प्राइस कैसे हो, एवरेज प्राइस होने चाहिए। तो ऐसे ईयर को क्या बताया जाता है, बेस ईयर बताया जाता है। 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है। कौन सा है, 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है। याद रहेगा, बोलो। लगभग 62% लोगों का आंसर आया है और बेहतर आंसर है, इस बात को याद रखें। कह रहा है निम्नलिखित में से लैला मजनू और तुगलकनामा की रचना किसने की थी। यहां दो पुस्तकें हैं, लैला मजनू और तुगलकनामा, इन दोनों की रचना किसने की थी, आप सभी को बताना है। बताओ मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से बता दो, लैला मजनू की रचना किसने की थी और तुगलकनामा की रचना किसने की थी। जितने प्यारे साथी हैं फटाफट से बता दें, एकदम जबरदस्त तरीके से बता दें। बता दो बता दो बता दो बता दो, देखें कौन बता पाएगा। लैला और मजनू, किसकी बात हो रही है, लैला मजनू। देखो समझो बात को, अमीर खुसरो, गाजी मलिक, जूना खान और इनमें से कोई नहीं। इसको लिखा था किसने, जल्दी से बोलो, अमीर खुसरो ने। किसने लिखा था, अमीर खुसरो ने। गाजी मलिक ही तो वो व्यक्ति है जो गयासुद्दीन तुगलक कहलाया, गयासुद्दीन तुगलक कहलाया। क्या कहलाया था, तुगलक कहलाया था। जूना खान वही है जिसे हम और आप MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, जिसका शासनकाल 1325 में शुरू हुआ था और 1351 में खत्म हो गया। ये वही गयासुद्दीन तुगलक है जिसने 1320 में गद्दी हासिल की और 1325 में इसके बेटे जूना खान या MBT ने इसकी हत्या कर दी थी। बोलो याद आया कि नहीं, फटाफट से बोलो याद आया कि नहीं। आज लग रहा है तुम लोगों को लिए सब इजी इजी क्वेश्चन मिल गया है सब। कह रहा है राष्ट्रपति भारत की आकस्मिकता निधि से खर्च कर सकता है क्या, पैसा। तो आकस्मिकता निधि को कहां बताया गया है, केवल संसद के अनुमोदन से, संसद के अनुमोदन के बिना, केवल राष्ट्रीय आपदा के मामले में और उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 267 में बताया गया है। ये कॉन्टीजेंसी फंड है। अगर यहाँ कंसोलिडेट फंड होता तो उसे कहते आर्टिकल नंबर 266 में बताया गया है, जिसे हिंदी में हम और आप संचित निधि भी कहते हैं, संचित निधि कहते हैं या कंसोलिडेट फंड कहते हैं। ठीक है, जो ये कॉन्टीजेंसी फंड है ये राष्ट्रपति खर्च करता नहीं है। पहली चीज, ये राष्ट्रपति देता है। किसको देता है, प्रधानमंत्री को देता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मांगते हैं कि राष्ट्रीय आपदा है, हमको पैसा दे दीजिए क्योंकि अभी हमारे पास कुछ पैसा कम है या कोई समस्या है या हमारा सदन नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, इसलिए आप दे दीजिए, नेचुरल क्लैमिटी का समय है, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको पैसा फिर वापस कर देंगे। तो जितना पैसा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा उतना ही प्रधानमंत्री पैसा वापस भी कर देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो राइट आंसर सिर्फ 36% लोगों ने दिया है। प्रश्न अच्छा था, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न कैसा था बाबू, अच्छा प्रश्न है। कॉन्टीजेंसी फंड और कंसोलिडेट फंड दोनों में अंतर याद रखिएगा। ये कंसोलिडेट फंड है, कंसोलिडेट फंड है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये संचित निधि है। ठीक, और ये आपकी आकस्मिकता निधि है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल क्लैमिटी के समय ही खर्च की जाती है, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है भैया, करा देंगे करा देंगे, परेशान नहीं हो। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, बताइए जरा, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो सही नहीं है। आज ही पढ़ाया था, अगर ये गलत कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, आज आपकी पेड क्लास में हुआ था कुछ, अगर पेड के बच्चे होंगे तो पता होगा। देखो हमने कहा था 5 ईयर प्लान,
5 ईयर प्लान, और हमने आपको 2 जगह गैप बताया था, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं 1966 से लेके 1969 तक ये हॉलीडे प्लान था, बोलो हाँ या ना, हॉलीडे प्लान। और 1969 से 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, 4th 5 ईयर प्लान था, बोलो। तो यही आंसर गलत है, बोलो यस और नो। यही आंसर क्या है, गलत है। 63% लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया मगरमच्छ भैया, बहुत शानदार। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, याद है, हैरोल्ड डोमर, दूसरी पीसी महालनोबिस, तीसरी किस पर थी, डीआर गाडगिल पर, और चौथी अशोक रुद्रा मॉडल पर आधारित थी। भारत के आयात की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है, भारत के आयात की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है, लौह अयस्क है, पेट्रोलियम है, रत्न और जौहरी है, और ये सभी सही है। भारत सबसे ज्यादा किसका आयात करता है, इंपोर्ट सबसे ज्यादा किसका करता है, तो याद रखिएगा इंपोर्ट सबसे ज्यादा किसका करता है। ये बात मुझे नहीं लगता कि मुझे बतानी चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा वाहन है तो सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट कर रहा होगा, बोलो हाँ या ना। सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट कर रहा होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बोलो हाँ या ना। सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट कर रहा होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यस और नो। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 29% लोगों का आंसर आया है भैया, 59% लोग कह रहे थे डी आंसर होगा। काहे जी डी क्यों होगा यार, हर बार डी नहीं हो सकता आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, हर बार डी आंसर नहीं हो सकता। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो नवरत्न नहीं है, बताइए। गेल है, एलआईसी है, आईओसी है, या फिर कह रहा है ओएनजीसी है। फटाफट से बताओ कौन सी है मेरे प्यारे साथी। बढ़िया 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 बढ़िया, जितने प्यारे बच्चे हैं बताएं, फटाफट से बोलो भाई, जितने प्यारे साथी हैं जबरदस्त तरीके से बता दो, और एक बार दबा करके शेयर भी कर लो भैया जी, हैं इसमें क्यों शर्माना, जबरदस्त तरीके से एकदम झम 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 ऐसे करके आंसर आना चाहिए यार, आना चाहिए कि नहीं, आंसर आना चाहिए, हाँ दबा करके बिल्कुल चलना है, जल्दी से बताओ। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या दोगे, एलआईसी, क्या दोगे, एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। 47% लोगों का आंसर ठीक है, ठीक, चूंकि ये वाली ये सारी की सारी नवरत्न और महारत्न कंपनियां हैं। ओएनजीसी जानते ही हो आप लोग, ठीक है, आईओसी इंडियन ऑयल, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी कौन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो करेक्ट और राइट आंसर बी हो जाएगा, इस बात को याद रखें, क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी, ये सवाल करके दिखाओगे, समझो बात को। ये कहना चाह रहा है कि जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित पीएम प्लस उनके मंत्रीगण, पीएम प्लस उनके क्या मंत्री मतलब मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स मिला करके कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 20% मेंबर ऑफ द लोकसभा, 10% मेंबर ऑफ द लोकसभा, 25% मेंबर ऑफ द लोकसभा और 15% मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो अगर आपको कल का याद हो वाकया, अगर कल का याद हो तो 15% मेंबर ऑफ लोकसभा से ज्यादा नहीं हो सकते, बोलो याद है कि नहीं, ठीक है। और ये कौन सा संशोधन है, 91 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है 2003 में, बोलो हाँ या ना। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये सवाल एग्जाम में बन सकता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, बोलो जल्दी से यस और नो, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लिया करो इतना, ठीक है, जल्दी से बोलो, बढ़िया 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 बढ़िया, बेहतरीन। चलो नेक्स्ट आ जाओ बाबू, कह रहा है चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति डैश डैश में निहित है। जो चुनाव याचिका होती है उस पर निर्णय लेने की शक्ति किसमें होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्य की कोर्टें जो अदालतें होती हैं, या फिर मेरे प्यारे दोस्त ग्राम पंचायत, किसमें निर्णय लेने की क्षमता है आपको बताना है।
देखो चुनाव की याचिका पर अगर मान लो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, मान लो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, या मान लो प्रधानमंत्री के किसी के चुनाव से संबंधित है, ऐसे ये जो बड़े बड़े पद हैं इनकी जिंदगी होती है कहाँ जाती है? सीधे सुप्रीम कोर्ट। याचिका कहाँ जाती है? सीधे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। 77% लोगों का आंसर बिल्कुल सही। आज तो यार तुम लोग जलवा काट दिए हो बिल्कुल, क्या चक्कर है? हैं? और कल यह एक सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। कल मैंने एक टेस्ट लगाया है, लाइव टेस्ट होगा, लाइव मॉक टेस्ट होगा कल सुबह 10 बजे, ज्योग्राफी स्पेशल का। कह रहा है गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, पंजाकार आकृति कैसी है, छीनाकार, चापाकार, इनमें से कोई नहीं। बताओ जी। गंगा नदी, और साथ ही साथ में एक और बात बताओ, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? गंगा नदी जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बोलो फटाफट से। और सबसे लंबी दूरी किस राज्य में तय करती है, और सबसे कम दूरी किस राज्य में तय करती है? दोनों सवाल बताने हैं। सबसे लंबी दूरी किस राज्य में तय करती है, सबसे कम दूरी किस राज्य में तय करती है? जल्दी से बताओ। याद रखिएगा, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, आकृति चापाकार बनाती है, और सबसे अधिक दूरी जो तय करती है वो उत्तर प्रदेश में तय करती है। लगभग 940 किलोमीटर की दूरी तय करती है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजर रही है। ठीक, 72% लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बिल्कुल जबरदस्त आंसर सभी प्यारे साथियों का। हाल ही में किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोवा ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? अब तो ये जेल भी चले गए हैं दिमित्री मुराटोवा। आयरलैंड, न्यूजीलैंड, रूस और कोलंबिया, कहाँ के थे ये दिमित्री मुराटोवा? बताइए किस देश के हैं? फटाफट से बता दो किस देश के हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लड़ाई किसके साथ चल रही थी? लड़ाई किसके साथ चल रही थी बबुआ? फटाफट से बताओ, जल्दी से बोलो। लड़ाई किसके साथ थी? यूक्रेन और रशिया के साथ। और दिमित्री मुराटोवा रशिया के हैं, और रशियन भेज दिया जेल का। बाबू मौज काटो। समझ गए? क्या काटो? मौज काटो। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने राइट आंसर दिया है। जिन्होंने क्या दिया है? राइट आंसर दिया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय लक्षद्वीप का घर है? ऐसा कौन सा जल निकाय जो लक्षद्वीप का घर है? बताइए। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो। बढ़िया 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 बढ़िया, जितने प्यारे साथी हैं बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। जल्दी से बोलो, बढ़िया। बेसी बंद कर दो, जल्दी से बताओ। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? अरेबियन सी में स्थित है लक्षद्वीप। यार तुम लोग 28% आंसर दे पाए हो, लुटिया डुबा दिए इस बार, क्या चक्कर जी? सिर्फ 28% आंसर सही आया है। बहुत गड़बड़ बात है यार, ये तो बहुत गड़बड़ है यार, थोड़ा कोशिश करो भैया, गलत बात। ठीक है। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक क्या है? ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखो। क्या हो गया जी इसको? ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा 100%। ये मतलब पसंदीदा है सवाल, ऐसे समझ लो पसंदीदा सवाल है ये एग्जामिनर का। राष्ट्रीय आय तो सभी लोग जानते हैं, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय तो सभी लोग जानते हैं कि नेशनल इनकम है। बोलो हाँ या ना। और नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कौन सा है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या हो गया? सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या है? सेवा क्षेत्र। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 50% लोगों का आंसर आया। कृषि कैसे हो गया यार? कृषि तो सबसे कम देता है ना। अगर सवाल ये कहता सबसे छोटा घटक बताओ,
इसी सवाल में थोड़ा करेक्शन कर लो, कुछ नहीं, ये बड़े की जगह क्या लिख देता, सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा घटक, आंसर बदल जाएगा, कृषि हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, यही तो है प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर को ही तो हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, बोलो हाँ या ना। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी मिट्टी है जो सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। देखो कपास की खेती के लिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, काली मिट्टी को सबसे बेहतर माना जाता है, ब्लैक सॉइल को, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं कह दूं चाय के लिए और कॉफी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, चाय और कॉफी के लिए, चाय और कॉफी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो आप कहोगे लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, स्थिति बताइए, किस स्थिति में राष्ट्रपति अपना पद रिक्त कर देंगे, फटाफट से बोलो, जितने प्यारे दोस्त हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, फटाफट से बताओ किस स्थिति में राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देंगे। देखो सबसे पहली स्थिति तो ये है कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया हो, कार्यकाल क्या हो गया हो, पूरा हो गया हो, कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है कि वो त्यागपत्र देना चाहते हैं, उनका मन भर गया काम करके। तीसरी स्थिति ये बनती है कि भाई उन्हें कोई हटाना चाहता है, हटाना मतलब समझ रहे हो, रिमूव करना चाहता है, रिमूव मतलब समझदार हो, इंपीचमेंट लाएगा, महाभियोग आएगा। और चौथी स्थिति होती है कि कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हो जाए। यही वो चार स्थितियां हैं, इसलिए यहां पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए यहां पर आंसर क्या है, बोलो जल्दी से, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से बताओ। तो 76% लोगों का आंसर है, बढ़िया आंसर है। तो यही वो स्थिति है कि जब उनका पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। और अगर पद रिक्त हो गया तो कितने समय में भरा जाएगा, समय बताइए। अगर मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो कितने समय में राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए, संविधान इसकी वकालत करता है। क्या कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम टाइम कितना है, 6 महीने का, 6 महीने के अंदर अंदर इनका पद भर लिया जाना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, भारत में नई कृषि रणनीति कब पेश की गई थी, बताइए। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस, भारत में एग्रीकल्चर की न्यू स्ट्रेटजी कब आई थी, एक नई रणनीति कब लाई गई थी, आपको बताना है। 1956 में, 1966 में, 1977 और 1986, जल्दी से बताओ कब लाई गई थी बाबू लोग। एक बात याद रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, देखो हमने आपको यहां बताया था एक बात कि जो हरित क्रांति है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, कौन सा रेवोल्यूशन है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, अगर मैं उसकी बात करूं, हरित क्रांति की बात करूं, तो हरित क्रांति यहीं पर शुरू हुई थी, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। और हरित क्रांति का ही श्रेय दिया जाता है 1966-67 में, ठीक। यही वो दौर है जब पहली एग्रीकल्चर न्यू पॉलिसी या रणनीति या स्ट्रेटेजी को लाया गया था। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मात्र आंसर 41% लोगों ने दिया है, ठीक है, कोशिश तो कुछ कर रहे हैं। देखो जैसे यहां पर रिजल्ट आ रहा है, सही स्थिति क्या है, वैसे ही आपका वास्तविक रिजल्ट भी होगा कि सही स्थिति क्या बन रही है, ठीक है। चलो जल्दी से आ जाओ मेरे दोस्त। कह रहा है भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था।
बताओ बजट व्यवस्था कब आई थी, किसके शासनकाल में आई थी? चलो इसका सवाल आंसर बताओ, किसको समस्या हो गई, क्या दिक्कत आ रही भाई? हाँ, और एक बात ईमानदारी से बताओ, 580 लोग हो, ये 600 पार कब होगा? ये सब कर दिया करो, कहना नहीं पड़ा, झम से मारो एकदम एक साथ सभी लोग। हम्म हम्म देखो, भारत में पहली बार 1860 में क्या आया था? बजट व्यवस्था आई थी, बजट आया था, और उस टाइम शासनकाल चल रहा था कैनिंग का। ये वही लॉर्ड कैनिंग है, 20% लोगों का आंसर सही आया है। ये वही लॉर्ड कैनिंग है जिसके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, अधिनियम आया था 1856 में। ये वही कैनिंग है जिसके समय में इंडियन पिनल कोड आईपीसी, भारतीय दंड संहिता को लाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। ये वही कैनिंग है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ये वही लॉर्ड कैनिंग है जो भारत का पहला वायसराय था। इस बात को याद रखेंगे। 20% लोगों का आंसर सही है, बाकी ने आंसर गलत दिया है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? भाई मैं ब्लॉक नहीं करवाता हूं किसी को, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि मैं अपने तरफ से किसी को ब्लॉक नहीं करवाता हूं। ये बात मैंने पहले भी कही थी, आप अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं। अब कारण मैं बताऊं क्या है। अगर आप 7 से 8वीं बार स्पैमिंग करेंगे तो अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसी सुविधा कर रखी गई है यहाँ पे। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं क्यों तुम्हें ब्लॉक करूंगा? मैं तो चाहता हूं कि तुम हंसते खेलते रोते गाते नहीं जाओ, हंसते खेलते हुए आओ और हंसते खेलते हुए जाओ। ये कमीशन कब बनाया गया था? हिल्टन यंग 1926 में। इसने 1934 में सुझाव दिया कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केंद्रीय बैंक होना चाहिए, और जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत स्थापित होगा। और नाम उसका क्या था? आरबीआई। कब स्थापित हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 64% लोगों का राइट आंसर आया है, इस बात को याद रखें। ठीक है, मैं ब्लॉक नहीं करवाता बाबू। हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? पदांग कहां पाए जाते हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? सिंगापुर, फ्रांस, इटली और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आप शैतानी करेंगे, मैं कुछ नहीं करता हूं कहीं भी। ठीक है, हाँ, मैं आपको ब्लॉक नहीं कर सकता। आप इतना छोटा समझते हैं, हैं? आपको लगता है, आप शरारत भी करते हैं, कई लोग करते हैं। मैं कभी कहता हूं ब्लॉक कभी नहीं करवाता मैं, ये मेरा वसूल है, मैं ब्लॉक नहीं करवाता हूं। ठीक है, बाकी आप हो जाते हैं तो मैं कह भी नहीं सकता भाई। ठीक है ना, तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर में है। कहां पर है पतंग? सिंगापुर में है, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट आओ। कह रहा है समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? और एक सवाल और बताना है, किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए बिल लाए गए हैं? राज्य की विधानसभाओं में, जल्दी से बताओ। राज्य की विधानसभा में भी बिल है। कौन से वो राज्य हैं? चलो बताओ। यूसीसी कहां लागू है बाबू? फटाफट से बोलो, यूसीसी कहां लागू है? तो आप कहोगे सर भारत में एक ही राज्य है जहां यूसीसी लागू था, अनुच्छेद 44 के तहत। कहां पर? गोवा में। दो ऐसे राज्य जिन्होंने यूसीसी के लिए अपने यहां बिल लाए, वो कौन है? उत्तराखंड और दूसरा क्या? गुजरात।
57% लोग ये आंसर दे पाए हैं। गड़बड़ हो गया भाई। तुम्हें यूसीसी नहीं पता है, कैसे काम चलेगा? 4 बराबर 4, महिला और पुरुष को किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। स्पैम का मतलब होता है एक ही मैसेज को 10 बार करना, उसे स्पैमिंग कहते हैं, जैसे तुम अभी भी कर रहे हो। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन, इल्तुतमिश, मलिक काफूर। किसको छोड़ गया था गोरी? जल्दी से बताओ। गांव की गोरी, मोहम्मद गोरी। याद आया? मोहम्मद गोरी का सबसे वफादार गुलाम सरदार कौन था? बोलो तो आप कहोगे सर सबसे वफादार यही था। नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। बोलो हाँ या ना? ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? गुलाम ही नहीं रहा, आगे चल के ये दामाद बन गया था। कौन? इल्तुतमिश। गुलाम ही नहीं था, आगे चल के क्या बन गया था? दामाद भी बन गया था। इस बात को याद रखो। मलिक काफूर को किसने खरीदा था? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। मलिक काफूर को किसने खरीदा था? जल्दी से बोलो मेरे दोस्त, जल्दी से बोलो मेरे दोस्त। तो क्या बोलोगे? मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। कहां पर? गुजरात के खंबात से। गुजरात के खंबात से खरीदा था। और जब खंबात से इसे खरीदा तो कितने में? 1000 दिनार में। तो इसका नाम क्या रखा गया? 1000 दिनारी। क्या कहते हैं इसे? 1000 दिनारी। चलो आगे बताओ। ये सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बताइए किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश किसमें है? अनुच्छेद 32 में, 40 में, 48 में, 50 में। 50 में क्या है? खाओ बिटनिया 50-50, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। 32 में क्या है? तो कहोगे संवैधानिक उपचार बताया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बताया गया है। 40 में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बताया गया है। डेवलपमेंट के लिए कितने सब्जेक्ट, कितने विषय बताए गए हैं? नहीं पता, बताइए कितने विषय बताए गए? 48 में कृषि और पशुपालन को बताया गया है। कृषि और पशुपालन को बताया गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कितने विषय हैं डेवलपमेंट के? अजय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने विषय हैं कुल? 29 विषय हैं, इस बात को याद रखिएगा। कितने हैं? 29 विषय हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के लिए नए 74 मिलियन सहायता, हाँ मिलियन ही होगा, डॉलर होगा, है ना, मिलियन डॉलर सहायता पैकेज की घोषणा की है। किसने भैया घोषणा की है यूक्रेन के लिए? यूक्रेन को तो बर्बाद कर दिया जेलेंस्की ने। किसने बर्बाद कर दिया? जेलेंस्की ने बर्बाद कर दिया। वो आबाद हो जाता, लेकिन बर्बाद करने वाला उसी के देश का राष्ट्रपति निकला, जो कि एक क्या था बताओ? जैसे अपने यहाँ कपिल शर्मा है, वही था वो, मतलब हंसी मजाक का शो करने वाला। अब बताओ, हंसी मजाक का शो करने वाला देश चला सकता है? नहीं चला सकता। अगर उसके हाथ में दे दिए तो ऐसे बना देगा पोपट, जैसे यूक्रेन को बना दिया गया। समझ गए? समझ गए? तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑस्ट्रेलिया देगा। कौन देगा? ऑस्ट्रेलिया देगा। ठीक है, कौन देगा बाबू? ऑस्ट्रेलिया देगा। नेक्स्ट 3%। अरे भाई ये तो धोखा हो गया इस बार, बिल्कुल धोखा। चलो कोई बात नहीं, ये सवाल करके दिखाओ। अच्छा प्रश्न है, बता के दिखाओ। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? किस अनुच्छेद में बताया गया है?
अच्छा ये बताओ, अच्छा देश में पेड़ पौधे लगाना सिर्फ और सिर्फ नेता का काम है? नहीं ना, देश में पेड़ पौधे लगाना हर एक व्यक्ति का कार्य है, वो मैं हूं, आप हो या कोई भी और हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 48A में बताया गया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 51A में तो फंडामेंटल ड्यूटीज को बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? तो आप कहोगे 11 फंडामेंटल ड्यूटी वर्तमान में है। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। ठीक है, अनुच्छेद 39A क्या कहता है? यह सवाल बिहार एसएससी सीजीएल में आया था। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर खर्ची पूजा महोत्सव मनाया जाता है? खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए, बोलो भैया। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में और कर्नाटक में। खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बढ़िया 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 बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, खर्ची पूजा लेटेस्ट सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल नई का सवाल। कुछ लोग सही और कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा। कहाँ मनाते हैं खर्ची पूजा महोत्सव? त्रिपुरा में मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। 49% लोगों का आंसर कैसा है? सही है। 49% लोग सही हैं, बाकी के गड़बड़ कर दिए हैं भाई। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे आओ। कह रहा है चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? किस राज्य में चकमा और हलमात नामक जनजातियां पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। बोलो, चकमा और हलमात जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? फटाफट से बताओ। बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और कल कोई भी आना नहीं भूलेगा सुबह 10 बजे, ठीक है? लाइव टेस्ट में जुड़ना, लाइव टेस्ट में जुड़ना कोई नहीं भूलेगा, ठीक है? 50 सवाल होंगे, देखते हैं कौन कितना कर पाएगा। त्रिपुरा में पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? त्रिपुरा में पाए जाते हैं चकमा और हलमात। 23% लोगों का आंसर सही है। कितने का? 23% लोगों का आंसर सही आया है, बाकी सभी ने आंसर गलत दिया है। क्लियर? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ। संविधान के, क्या कह रहा है मेरे दोस्त? संविधान के, देखो ध्यान से, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? In which article of Indian Constitution there is a provision to provide primary education by the state in the mother tongue? किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में यह बात लिखी गई है, आप सभी को बताना है। बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखी गई है? फटाफट से बता दो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखी गई है? फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ भैया, फटाफट से बताओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या बात है। देखो ये बात लिखी गई है संविधान के अनुच्छेद 350A में। इसमें लिखी गई है 350A में लिखी गई है, इस बात को याद रखिएगा। 324 में तो आप जानते हो क्या है, तो आप कहोगे चुनाव आयोग है। क्या है 324 में? चुनाव आयोग, ठीक है, याद रहेगा। 323 में क्या है, तो आप कहोगे ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स।
315 में क्या है, तो आप कहोगे यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। तो राइट आंसर मात्र 26% लोगों ने दिया है, इस बात को याद रखें। कितने ने दिया है? सिर्फ 26% लोगों ने राइट आंसर दिया है, याद रखो। आगे आओ। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताओ जी, कब मनाते हैं? फटाफट से बोलो, कब मनाया जाता है भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23, 24, 25, 26। 24 जनवरी को, ऐसा जनवरी कह रहा हूं, जून को। कौन सा जून है? 26 जून को मनाते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल वैसे मेरे हिसाब से तो आप ना के ही मान के चलिएगा, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाएगा, ऐसा सवाल कभी जल्दी नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन सवाल अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। 6% लोगों का आंसर था सिर्फ, है ना, बाकी आंसर नहीं दे पाए, याद रखें। कह रहा है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत, ये सवाल बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट से बताओ, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा, 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। बढ़िया। अरे बी आंसर क्यों दे रहे हो भाई? 92 में एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था, हाथियों के संरक्षण के लिए। किसके लिए? हाथियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, 63% लोगों का आंसर आया है सही। बढ़िया। नेक्स्ट आओ। अंतरराष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाते हैं? ये बता के दिखाओ। चलो। इंटरनेशनल पाइन एप्पल डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पाइन एप्पल डे, अनानास दिवस कब मनाते हैं? बोलो बाबू, अनानास दिवस कब मनाया जाता है? बोलो 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 बोलो। अनानास दिवस कब मनाते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, 27 जून को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 27 जून को मनाते हैं अनानास दिवस। ठीक है, कब? 27 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये सवाल करके दिखाओ, ये सवाल करके दिखाओ। और मैं कहूंगा, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? 1600, 1608, 1633, 1576। बताओ, फटाफट से बोलो, कब स्थापित की थी अंग्रेजों ने? बहुत ही शानदार आंसर दिया, बहुत शानदार आंसर बाबू, एकदम जलवा काट दिया आपने, मजेदार, बिल्कुल जबरदस्त। क्लास कब से चलता है? भैया क्लास चलता है 4 बजे से 5 बजे तक। तो ये किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1633 में। 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनी थी। क्या बनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, भारत आई थी। 1576 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा सी। 9% लोगों ने आंसर सही दिया है। 1608 में तो भैया मुसलीपत्तनम में स्थापित की गई थी फैक्ट्रियां। ठीक है, मुसलीपत्तनम में, और वो लीगल फैक्ट्रीज थी। क्या थी? लीगल फैक्ट्रीज थी। चलो कोई बात नहीं, एक सवाल बताइए, अच्छा सवाल है, बताइए। कह रहा है आपसे, सवाल क्या कह रहा है? द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी? रूपा पाई ने, चेतन भगत, अभिनव वर्मा और आर.डी. सिंह। द गीता फॉर चिल्ड्रन, क्या कह रहा है? द गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी थी? फटाफट से बताओ।
द गीता फॉर चिल्ड्रन किसने लिखी थी? ये पुस्तक का नाम है, फटाफट से बोलिए किसने लिखी थी। बड़ा ही प्यारा सवाल है ये। द गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक लिखी गई है रूपा पाई के द्वारा। किसने लिखी है? रूपा पाई ने लिखी है। 14% लोगों का आंसर आया है। देखो पढ़ो, द गीता फॉर चिल्ड्रन की लेखिका रूपा पाई हैं। उनकी आने वाली बच्चों की किताब योगा पर पतंजलि के 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों पर पता लगाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, चेतन भगत नहीं है, चेतन भगत की आई थी द हाफ गर्लफ्रेंड, याद है? आधी महिला मित्र। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में नहीं, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में देंगे, वो भी क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। मुलाकात हमसे कल होगी सुबह 10 बजे। लाइव टेस्ट में जुड़ना ना भूलें। कौन से टेस्ट में? लाइव टेस्ट में जुड़ना ना भूलें। ठीक है, ज्योग्राफी स्पेशल जो 12 सवाल तुम्हारे पेपर में आएंगे वो कल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो जुड़ना ना भूलें मेरे साथ। ओनली ऑन बिहार एग्जाम्स वाला कल सुबह 10 बजे। बाकी आप समझदार हैं अगर थोड़े भी, तो आपको ये लाइन हमेशा याद रहनी चाहिए, ये आपके लिए ही है। ठीक है, किसके लिए है? आपके लिए ही है। सेशन अच्छा लगा हो तो भैया जाते जाते, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना। ये वो लीडर बोर्ड है। आज तो ऋषभ ने एकदम तहलका मचा दिया। काहे रे, कहाँ हो तुम? नेहा जायसवाल, अजय मेहता तीसरे नंबर पर, क्वीन चौथे नंबर पर, विकी पांचवें पर, सलोनी, सोनाली नाम है सॉरी, साहिल, विराम, सुधांशु, आर्यन, सालू, रंजन, ठीक है, सत्येंद्र, रूबी, रजनीश, लक्ष्य, ऋतिक, प्रिंस, रूपक, स्मिता, सिम्मी, पुलिस लवर, सोनी, नागा, सैडी, पिंकी, सुधीर, सोनी, अभी, सोनी, एके राज, वांटेड, यादव, माही। काहे रे तुम वांटेड हो? कौन ढूंढ रहा तुमको? अंकित पासवान, यहां तो तुम्हारा नाम ही नहीं है। अब का 50 नाम थोड़ी ना लिए जाएंगे, 20 नाम बहुत है लीडर बोर्ड के, हमने तो 35 ले दिए। ठीक है, ये वो बच्चे थे जिन्होंने सबसे अच्छा आंसर दिया, सबसे जल्दी आंसर दिया, सबसे ज्यादा मेहनत की। ठीक है, कुंदन भैया कल आप ऊपर रहिएगा सुबह 10 बजे। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे कल सुबह 10 बजे, आशा करता हूं मैं। ठीक है, सभी प्यारे दोस्तों को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आप सभी प्यारे दोस्तों का, आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। ठीक है।